हेलो दोस्तों, मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को सीटेट का सेट कराने जा रहा हूं, जो कि 6 से 8वीं तक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराने जा रहा हूं, जो कि ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। जो सीटेट के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, जिसमें हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है 31 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। जिसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए नंबर, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। अगला है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सी है, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। डी है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ हैं। तो इसमें आपको बताना है खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं, यानी 3 गो सही होगा, 1 गो सही नहीं होगा, वही आपका आंसर होगा। तो बताना है कौन सा सही नहीं है, वही आपका आंसर होगा। जो कि ये सीटेट सामाजिक विज्ञान अध्ययन है। सीटेट आगामी परीक्षा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का प्रश्न है, जिसमें आपको बताना है कौन सा प्रश्न सही नहीं है, वही आपका आंसर होगा। तो आप जानते हैं कि ये खनिज के संदर्भ में इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ हैं। ये प्राकृतिक में पाया जाता है। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से पदार्थ में पाया जाता है। लेकिन ये सी नंबर, खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत हैं। खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। इसका मिलान करना है। जिसमें ए दिया है नर्मदा घाटी आरंभिक गणतंत्र, बी दिया है बजी अखेट और संग्रहण, सी दिया है गारो की पहाड़ी लगभग 25 वर्ष पूर्व के शहर, डी दिया है गंगा घाटी प्रथम नगर, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, आरंभिक कृषि। इसमें मिलान करना है, कौन सा सही होगा बताना है। जिसमें आपका आंसर होगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी को अखेट और संग्रह कहा जाता है। नर्मदा घाटी यानी ये हो जाएगा 2 नंबर पे। नर्मदा घाटी अखेट का संग्रह। बजी हो जाएगा, ये हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र। यहाँ पर आरंभिक गणतंत्र हुआ था। गारो की पहाड़ी यानी आरंभिक कृषि कहाँ हुई, गारो की पहाड़ी पर। आरंभिक कृषि गारो की पहाड़ी। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर गंगा घाटी को कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर गंगा घाटी। बच गया अब सिंध और उसकी सहायक नदियाँ, तो ये प्रथम नगर हैं। सिंध और उसकी सहायक नदियाँ ये प्रथम नगर हैं। ये देखेंगे आपका आंसर नंबर देखेंगे, यानी आपका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये मिल रहा है बी नंबर, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैंतीस नंबर। नीचे 2 कथन ए और बी सामाजिक इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं, यानी कथन दिया गया है। कथन ए दिया है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे कालावधि उपयुक्त हैं, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। दूसरा कथन है बी नंबर, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। दूसरा है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बताना इसमें क्या है। ऑप्शन 4 दिया है। ए और बी दोनों सही, किंतु ए सही व्याख्या नहीं है, बी नहीं है।
बी है ए सही है किंतु बी गलत हैं। सी है ए गलत हैं किंतु बी सही हैं। डी है ए और बी दोनों सही हैं, ए सही व्याख्या बी नहीं है। बताना है इसमें आपका आंसर कौन सा होगा। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए गलत है बी सही हैं। ए गलत हैं बी सही हैं, क्योंकि इसमें दिया है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे कालावधि उपयुक्त, क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र के लिए गलती हो जाए। एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। जब भी एकमात्र आएगा यानी आपका गलत हो जाएगा। एकमात्र देखते हैं उसको गलत काट देना है। आप साइकोलॉजी में भी मनोविज्ञान में भी पढ़ लिए हैं कि एकमात्र आएगा गलत काट देना है। बी नंबर लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और कालों विभाजन के अंतर्गत लाना समय से तक है, यानी ये सही है। यानी आपका आंसर सी नंबर, ए गलत बी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। बताना है कौन सा सही है। एक कथन ए है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौक का मजाक तथा औरतों के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। अगला है, राष्ट्रवादी विचारों के अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। इसमें दिया है, कई चित्रों में आपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों के घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। ये भी सही है। राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल, ये भी सही है। लेकिन ए बी की व्याख्या नहीं करता है। ए की सही व्याख्या बी नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। ए है गिरनार का शैल अभिलेख, बी है पादशाहनामा चित्रकला, सी है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला और डी है कागड़ा शैली की चित्रकला। बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, जिसमें मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला में भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक भीमबेटिका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटिका गुफा है वो विश्व की सबसे प्राचीन पुराना गुफा है। इसमें प्रस्तल सामग्री प्राप्त हुई है जो मध्य पाषाण काल यानी 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से संबंधित हैं। यहाँ पर आखेट, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं। वह प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। बताना है कैसे पढ़ाया जाता है। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ए, एक निश्चित फीस लेकर, बी, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के मध्य से मूल्यांकन के लिए सरकारी संस्थाओं में,
ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे तब ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे। इसमें अब इसके संबंधित समझेंगे। ब्रिटिश काल से पहले कोई निश्चित शिक्षण संस्थान नहीं होता था। ब्रिटिश काल से पहले कोई निश्चित शिक्षण संस्थान नहीं होता था। इस समय मौलवी या पंडित जी अपने निवास स्थान पर ही बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था, सिवाय उस समय को छोड़कर जब वे फसल की कटाई के समय खेतों में काम करते थे। फसल की कटाई के समय खेतों में काम करते थे, उस समय को छोड़कर साल भर उस समय को छोड़कर बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी दिया है। 18-19 शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दिया गया है। कथन ए है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। 18वीं शताब्दी के तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्र था। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका, जिसमें आपका आंसर सी नंबर यानी ए गलत है किंतु बी सही है। यानी 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते हैं, ये गलत है। बिना प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के में लोगों का यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, ये कथन सही है। यानी आपका आंसर बी सी नंबर यानी ए गलत है किंतु बी सही है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि 18वीं-19वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्र राज्यों में लोगों का यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है तथा प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र हैं। इस आधार पर जर्मनी और इटली जैसे देश का एकीकरण किया गया। अगला प्रश्न है, BCCE का तात्पर्य बताना है। BCCE का तात्पर्य बताना है। BCE का तात्पर्य बताना है। ए नंबर बिफोर कॉमन एरा, बी है बिफोर सीजर एरा, सी है बिफोर कंटिपरी एरा और डी है बिफोर क्रिश्चियन एरा। बताना है BCE का तात्पर्य, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर बिफोर कॉमन एरा। BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा BCE का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। बताना है कि हमें कैसे पता चला कि आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। जिसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला है, महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। अगला है, शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृति हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। अगला है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। उस समय की कृतियाँ में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। बताना है पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, यह आज कैसे जानते हैं, ये बताना है आंसर। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, इसी से पता चला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। बताना है हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता विलुप्त कैसे हुआ है। इसमें ए है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। बी है, जंगलों का विनाश हो गया। सी है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई।
डी संभवतः नदियाँ सूख गई थी। बताना है इसमें से कौन सा आंसर हो गया। जिसमें ये हो गया, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ये तो सही होगा। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी सही है कि जंगलों का भी विनाश हो गया। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गया, ये गलत है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में नहीं, सभ्यता के कुछ क्षेत्र में बाढ़ आया था। डी नंबर संभवतः नदियाँ सूख गई। हाँ, संभवतः नदियाँ सूख गई थी, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए, बी, डी। लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया है और संभवतः नदियाँ सूख गई थी। लेकिन ये गलत है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। सभ्यता के कुछ क्षेत्र में बाढ़ आई थी, पूरे क्षेत्र में नहीं। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। कैसे महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है? ए है बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। बी है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। सी है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। डी है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बताना है कौन सा सही होगा। महायान बुद्ध धर्म के अंतर्गत हैं, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी, इसलिए महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित बातें कुछ महत्वपूर्ण हैं जो समझेंगे। महायान यानी वर्तमान काल में, महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की संपूर्ण प्रतिमा बनाई जाने लगी थी, न कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति केवल कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी। इस शाखा में ऐसे प्राणी जो निवारण पा चुके हैं उन्हें बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया, जो प्रेरणा और सहायता के लिए उपस्थित रहते थे। जो प्रेरणा और सहायता के लिए उपस्थित रहते थे, यानी बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। अगला प्रश्न है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही है। बताना है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही है। ये है गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में रहे। इसमें आपका आंसर होगा बी नंबर, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। भी जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। जनजातीय समाज अपनी विविधा किस्म के ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातीय के बारे में बहुत कम जानकारी दी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? ये कथन गलत है, यानी ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने
नियंत्रण को समेकित किया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ए अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करके। बी भूमिहीन तथा किसानों की रक्षा के लिए नीति बनाकर। अगला है डी तुष्टीकरण तथा संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करके। डी ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों की ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामला ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण का समेकित किया? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ए है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। बी है जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। सी है जनता को मतदान का अधिकार। डी है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी लद्दाख। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत कहा गया है। लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत कहा गया है। लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत कहा है, यानी भारत का लद्दाख क्षेत्र जिसकी राजधानी लेह है, जो कि तिब्बत से सटे होने के कारण छोटा तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? ए न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। बी राज्य के कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकरण के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। सी निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील प्रावधान। डी न्यायालय सेवा में आवेदन का प्रावधान। जिसमें आपका आंसर सी नंबर सही हो गया। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। जिसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप पठार का लक्षण नहीं है? बताना है प्रदीपीय पठार का लक्षण नहीं है। ये है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यह कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद हैं। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। बताना है प्रदीपीय पठार का लक्षण नहीं है। इसमें आपका आंसर होगा सी नंबर। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं। बी है गोबी मरुस्थल इसी महाद्वीप में स्थित हैं। सी इसके पश्चिम में यूराल पर्वत जो एशिया से अलग करता है। डी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
इसमें आपका आंसर ए नंबर होगा। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। गोबी मरुस्थल भारत में स्थित, एशिया में स्थित हैं। गोबी मरुस्थल एशिया में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि ए नंबर पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती हैं। पवन स्थलों भागों से लौटकर अरब सागर की तरफ बहती हैं। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। इसमें बताना है, भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, इसलिए भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रमशोथ पर्वत है? ए है अपलेशियन पर्वत, बी है यूराल पर्वत, सी है वार्सेज पर्वत, डी है हिमालय पर्वत। कौन सा भ्रमशोथ पर्वत है? मेरे कारण वार्सेज पर्वत। कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बी, कथन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या एक की है। यानी पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर चक्कर में, यानी दोनों सही हैं। कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आग्नेय और अवसादीय शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो जाती हैं। ये आग्नेय और अवसादीय शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। विकायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते हैं। सी, संगमरमर एक कायांतरित शैल है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। इसमें आपका आंसर डी नंबर। बी एवं सी सही हैं, एक गलत हैं। इसमें आग्नेय और अवसादीय शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें ये गलत हैं। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते हैं। संगमरमर एक कायांतरित शैल हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? ए है बाह्यमंडल, बाहरी वायुमंडल, बी है बहिर्मंडल, सी है समतापमंडल, डी है मध्यमंडल। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? इसमें आपका आंसर डी नंबर मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत मध्यमंडल है जो समतापमंडल सीमा के ऊपर स्थित है।
इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत से आने पर जल जाते हैं। अगला प्रश्न है स्थानीय पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। बी पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए और बी दोनों सही हैं। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। जिससे ये है कि अस्थायी पवनें या भूमंडलीय पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं तथा पश्चिमी पवनें एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं। अतः उपयुक्त प्रश्न में कथन ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ए टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, बी उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, सी भूमध्य सागरीय वनस्पति के, डी शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। इसमें आपका आंसर बी नंबर उष्णकटिबंधीय घास स्थल को ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण है। अगला प्रश्न जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। ए जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन हैं। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है। इसमें आपका आंसर सी नंबर ए और बी दोनों गलत हैं। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन हैं। बी किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चवार पर निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। दिया है ए प्राकृतिक गैस, बी भूतापीय ऊर्जा, सी मोम, डी बायोगैस। जिसमें आपका आंसर ए नंबर प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती हैं और यह तब निर्मुक्त होती हैं जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधन के रूप में किया जाता है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि अन्य भूतापीय ऊर्जा, मोम, बायोगैस आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अगला प्रश्न है भारत का शोध संस्था मैत्री कहाँ अवस्थित है। ए अंटार्कटिका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। भारत का शोध संस्था मैत्री कहाँ अवस्थित है। आपका आंसर ए नंबर अंटार्कटिका में स्थित मैत्री अनुसंधान केंद्र भारत का दूसरा स्थायी शोध संस्था है। इसका निर्माण वर्ष 1984 में हुआ था। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए
शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदन को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करने जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। पाठ्य पुस्तिका ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। इसमें आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। शिक्षार्थियों की प्रतिपुष्टि देना, मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की कक्षा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये फिल्म कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्म अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो जा सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जिसमें आपका आंसर डी नंबर सही हो गया। ए नंबर, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, यानी ये भी सही है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरणा करती है, ये भी सही है। प्रेरणा देती है। फिल्म ऐसी कहानियाँ, संवादों, छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, ये भी सही है। फिल्म एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्र की एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, गलत है, यानी ए बी सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? ए, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बी, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। सी, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में कथन को सही कौन सा है? जिसमें आपका आंसर डी नंबर 63 का डी, यानी शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। मानचित्र के माध्यम से शिक्षार्थियों को समय सारणी का विकसित करने में सहायक सामग्री हो सकते हैं। यानी केवल ए नंबर सही है। ऑप्शन में डी नंबर, यानी मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, यानी 63 का ए नंबर सही है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि ये विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन, जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। है ना, कौन सा ऑप्शन सही है? यानी शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम, यानी सीखने को जोड़ने के प्रयास से सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? 64 की ए नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी ए तथा सी सही हैं। विषय वस्तु में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन, जानबूझकर एवं सुस्पष्टित करे। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करें।
इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। एक किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बी अनुक्रम एवं पर्यायक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए। सी एक कलाक्रमिक रूप रेखा देने के लिए। डी शिक्षार्थियों में ध्यान की अवधारणा विकसित करने के लिए। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, जिसमें आपका आंसर डी नंबर ए, बी तथा सी तीनों सही हैं। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकसित को नियंत्रित करने के लिए इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। बी अनुक्रमक एवं पर्यायक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए। एक कलाक्रमिक रूपरेखा देने के लिए इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। ए यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। बी विभिन्न प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना है। सी मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। डी कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों का शामिल करना। बताना है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए। इसमें आपका ए नंबर सही होगा। ए केवल ए, सी तथा डी सही हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करना है। प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करना है। बताना है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है। यह पूर्ण रूप एक शिक्षक केंद्रित विधि है। यह स्व निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती हैं। जिसमें आपका आंसर बी नंबर ए, बी, डी सही होगा, यानी ए एम बी एम डी सही होगा। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रोजेक्ट विधि में उपयोगवादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती हैं। यह शिक्षार्थियों की खोज बना देती हैं। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती हैं। अगला प्रश्न है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। ये सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, बी स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, सी समस्या के समाधान के सुझावों को कोशिश करने वाले, डी विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। इसमें आपका आंसर ए नंबर केवल ए, बी, सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सहायक हो सकती हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिकतम समावेशी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सहायक हो सकती हैं। ए पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, बी कक्षा में एक रूप निर्देश एक निश्चित शिक्षण शैली, बी विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, डी एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए। जिसमें आपका आंसर ए नंबर होगा, केवल ए एवं सी सही होगा, केवल ए एवं सी सही होगा। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना है और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के इन समावेशी बनाने में सहायक हो सकता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्योंकि सीखना चाहिए।
विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? ए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। बी, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। सी, एकरूप समशील दृष्टिकोण को की कद्र करने के लिए। डी, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। जिसमें आपका आंसर बी नंबर सही होगा। आपका आंसर बी नंबर सही होगा। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। विद्यार्थियों की विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरणों में विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कर में विविधता को दर्शाने वाले उदाहरणों का चयन करना है। ए, एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। बी, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। परितोष को बंगाल अच्छी आती है, यही वही सुचित हिंदी बोलती हैं। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इसमें आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। परितोष को बंगाल अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती हैं। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती हैं। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? ए, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर हैं। बी, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर एक मानचित्र पर हैं। सी, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। डी, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर हैं। जिसमें आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर हैं। अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर हैं। यदि एक स्कूल सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को सम्मिलित किया गया है तो इन स्थानों को प्रदर्शित करने वाला एक मानचित्र का होना आवश्यक है। जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक ही मानचित्र पर हो क्योंकि ये सभी स्थल अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के तथा इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी आसानी होगी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती हैं केवल इसको छोड़कर। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिसके कि सभी बेहतर बन सके। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकार करना। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। इसमें आपका ये हो जाएगा, प्रश्नों के समान उत्तर देने की प्रोत्साहन न जिसके सभी बेहतर बन सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। बताना है कौन सा जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिसमें आपका आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो। हालांकि लड़के कक्षागत
चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों की ट्राईएंगुलेशन त्रिकोणीय की प्रमुखता देना, जिसमें आपका आंसर बी नंबर होगा। केवल बी तथा डी सही होगा। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो, सब स्रोतों की ट्राईएंगुलेशन त्रिकोणियों को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भी भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, जिसमें आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। कक्षा में विचार, जिसमें आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए बी सी तीनों होगा। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्षपात की कहानियों अंशों को शामिल करके, ये भी सही होगा। बी भी सही होगा। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, सी भी सही होगा। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा में चर्चाओं को शामिल करके। अगला प्रश्न, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यान के विभेदन में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें, जिसमें आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए बी डी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें आपका आंसर ए नंबर सही होगा। जीवन प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 संसद द्वारा पारित कराया तथा अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायित्व है। अगला प्रश्न है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। ए दिया है ए बी आर अम्बेडकर, ए बी एम के गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू, जिसमें आपका आंसर डी नंबर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। ए 1, बी 2, सी कोई भी नहीं, डी 4। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी 2 सदस्य। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई हैं। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडिया समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसमें से 530 सदस्य राज्य से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत हैं।
अगला प्रश्न है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र में बदलकर हो गया तानाशाही, बी लोकतंत्र, सी अल्पतंत्र, डी एकतंत्र। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र में कर दिया गया। नेपाल में पहले सरकार राजतंत्र था, अब लोकतंत्र हो गया। अगला प्रश्न है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट में ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। बताना है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? जिसमें आपका आंसर बी नंबर होगा, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। अगला प्रश्न है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। ए कार्यस्थलों पर, बी वैवाहिक संबंधों में, सी सड़कों पर, डी गाड़ियों में। जिसमें आपका आंसर ई हो जाएगा, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय के विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ये संसद के सदस्य, बी केंद्र सरकार, सी अटॉर्नी जनरल, डी विधानसभा के सदस्य। भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केंद्र सरकार। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है, यह केंद्र सरकार के अधीन नस्त नहीं है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ए नगर निगम वार्ड काउंसिलर, बी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, सी लेखपाल, डी पटवारी। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर नगर निगम वार्ड काउंसिलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देश क्या हैं? बच्चों को हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, गिरफ्तारी नज़रबंदी पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए निर्देश। जिसमें आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा, गिरफ्तारी नज़रबंदी पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा डीके बासु निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? ए अनुसूचित जातियाँ, बी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, सी अति पिछड़ी जातियाँ, डी अनुसूचित जातियाँ। जिसमें आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, अनुसूचित जातियाँ। वन अधिकारी कानून 2006 अपने शीर्षक में श्रेणी के अधिकार को स्वीकारता है, अनुसूचित जनजातियाँ। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है ये जनगणना रिपोर्ट 2011, बी जन्म एवं मृत्यु की पंजीकरण रिकॉर्ड, सी हमारा अतीत फर्स्ट कक्षा के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, डी भारत का संविधान।
जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हमारा फर्स्ट कक्षा के लिए एनसीईआरटी के इतिहास के पाठ्य पुस्तक द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिए। बी, स्मृति परीक्षण से दूरदर्शिताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। बताने कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जिसमें आपका आंसर ए नंबर सही है। दोनों कथन सही हैं, ए एवं बी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। बी, शिक्षार्थियों को समाज ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना है। सी, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना है। डी, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना है। बताना है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना है। ये सामाजिक विज्ञान का अध्यापक अध्यापिकाओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आगे वीडियो भी पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।